तो जब देश की राजधानी में जहां ये माना जाता है भ्रष्टाचार कम है, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, अगर वहां पे घुसपैठिए घूस दे के आधार बनवा सकते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा सकते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा सकते हैं, तो आपको क्या लगता है बंगाल, बिहार, केरल या बाकी राज्यों में इन्होंने नहीं किया होगा? रजिस्टर जो बनाने जाते थे वो लोग 2 से 3 हजार रुपए एक एक का लेते थे। पता चला 5 आदमी हैं फैमिली में तो 10,000 रुपए लिया और 5 के पांचों का नाम जोड़ दिया रजिस्टर में। और ये घूसखोर बाबू इतने कलाकार थे कि जितने लोगों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे दिन भर, उतने भारत के लोगों का नाम निकाल देते थे। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके से अवैध घुसपैठियों की तादाद पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जोरों शोरों से एक ही मांग देश का हर एक नागरिक कर रहा है, और वो मांग है कि पूरे देश में एनआरसी कानून लागू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनआरसी कानून इन दंगों का और इन अवैध घुसपैठियों का परमानेंट सॉल्यूशन है? जवाब है नहीं। जी हां, सच कड़वा है लेकिन सच सच है। एनआरसी से इनका कोई भी समाधान नहीं होने वाला। इसको लेकर द PIL मैन ऑफ इंडिया अश्वनी उपाध्याय ने बेबाकी से अपनी राय रखी है और स्पष्ट रूप से समझाया है कि एनआरसी कानून अगर हिंदुस्तान में लागू हो भी गया तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए अश्वनी उपाध्याय जी का ये जबरदस्त वीडियो। जब से ये दिल्ली में जहांगीरपुरी में ये पूरा मामला हुआ आया है, उसके बाद से पूरे देश में एनआरसी की मांग बढ़ गई है। कई सांसद कह रहे हैं एनआरसी होना चाहिए, विधायक कह रहे हैं एनआरसी होना चाहिए, कुछ मंत्रियों का भी बयान आया एनआरसी होना चाहिए, और सोशल मीडिया में तो सब लोग एनआरसी मांग कर ही रहे। क्या आज की डेट में अगर एनआरसी लागू हो जाए तो सफल हो पाएगी? दूसरा, एनआरसी लागू करने के बाद क्या दोबारा फिर से शाहीन बाग होगा, फिर से दिल्ली दंगा होगा? क्या एनआरसी लागू करने के बाद फिर से लोग कहेंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे? इसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये, एनआरसी का मतलब ये होता है कि हमारे जो तीसरे क्लास के कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लेखपाल हो गए, पटवारी हो गए, कानूनगो हो गए, बाबू हो गए, जो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये घर घर जाएंगे, लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई देखेंगे और उसके बाद उनका नाम रजिस्टर में एंट्री करेंगे। यह है एनआरसी की पूरी प्रक्रिया। असम में एनआरसी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ था। सर्बानंद सोनोवाल जी की PIL के बाद हुआ था और असम की एनआरसी फेल हो गई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि हां भाई ठीक है आप एनआरसी करिए, वहां घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करिए, लगभग 6 महीने का टाइम मिला घुसपैठियों को। उस 6 महीने में घुसपैठियों ने 4 से 5 कागज बनवा लिया। 1,000 रुपए दिया, राशन कार्ड बनवा लिया, फिर 1,000 रुपए दिया, आधार बनवा लिया। जब राशन कार्ड आधार हो गया, फिर उन्होंने 2,000 रुपए, 3,000 रुपए जिसकी जितनी सेटिंग हो पाई दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। जब आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फिर उन्होंने 2 से 3,000 रुपए दिया, वोटर आईडी बनवा लिया। तो वो जो 6 महीने का टाइम मिला था उसमें घुसपैठियों ने 4 से 5 कागज बनवा लिया। फिर एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हुई असम में। लेखपाल, पटवारी, ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं थर्ड मतलब तीसरी उसमें थर्ड ग्रेड के, तीसरी स्टैंडर्ड के, वो घर घर जाए, अपना उन्होंने आइडेंटिफिकेशन शुरू किया और वहां फिर खेल हो गया। घुसपैठियों ने 2 से 3,000 रुपए एक आदमी का नाम जुड़वाने के लिए उन बाबुओं को देना शुरू किया। कागज उनके पास था ही, पहले बनवा लिया था। अब बात आई थी रजिस्टर में नाम जुड़वाने की। रजिस्टर जो बनाने जाते थे वो लोग 2 से 3,000 रुपए एक एक का लेते थे।
पता चला 5 आदमी हैं फैमिली में तो 10,000 रुपए लिया और 5 के 5 का नाम जोड़ दिया रजिस्टर में। और ये घूसखोर बाबू इतने कलाकार थे कि जितने लोगों का नाम रजिस्टर में जोड़ते थे दिन भर, उतने भारत के लोगों का नाम निकाल देते थे। मतलब जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने भारतीयों का नाम निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि ये बड़े चालाक थे। इनको पता था कि अगर हमने भारत, जो असम के लोग हैं, इनका भी नाम रखा और घुसपैठियों का नाम ऊपर से जोड़ दिया, तो जब रजिस्टर बनेगा तो टोटल जो पॉपुलेशन है असम की बढ़ जाएगी, 40-50 लाख एक्स्ट्रा हो जाएगी। जब एक्स्ट्रा हो जाएगी तब हंगामा होगा कि भाई कहां से घुसपैठी पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई। तो बड़ी चालाकी से दिन भर में वो जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे पैसा लेके, उतने असम के लोगों का नाम निकाल देते थे। इसलिए जब रजिस्टर बना तो रजिस्टर बनने के बाद पता चला लाखों घुसपैठिए तो भारतीय बन गए और जो असम के नागरिक थे उनका नाम रजिस्टर से गायब हो गया। फिर हंगामा शुरू हुआ। यह हुआ असम के एनआरसी का हाल। दूसरा, आपको याद होगा 3 साल पहले जब एनआरसी की बात आई थी, किस तरीके शाहीन बाग हुआ था, देश के कई जगह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, दिल्ली में उसके बाद दंगा भी हुआ था। आपको क्या लगता है कि जो देश भर में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, ये इतने भोले हैं कि इन्होंने अब कागज नहीं बनवाया होगा? जहांगीरपुरी में जहां घुसपैठियों का हब है, कोई एक भी घुसपैठिया ऐसा नहीं जिसके पास 5-6 कागज नहीं है। ये दिल्ली की राजधानी की बात कर रहा हूं, देश की राजधानी की बात कर रहा हूं मैं। तो जब देश की राजधानी में जहां ये माना जाता है भ्रष्टाचार कम है, जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, अगर वहां पे घुसपैठिए घूस दे के आधार बनवा सकते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा सकते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा सकते हैं, घूस दे के बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, घूस दे के सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, तो आपको क्या लगता है बंगाल, बिहार, केरल या बाकी राज्यों में इन्होंने नहीं किया होगा? वो जो पिछले साल दंगा हुआ था ना, आपको याद है, जो शाहीन बाग कांड हुआ था, उसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पे इन घुसपैठियों की फंडिंग हुई है। इनके सीधे क्या मतलब, इनके एक टुकड़े टुकड़े इनके छोटे छोटे ग्रुप के नेता होते हैं, सीधे उनको पैसा आता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र के सभी घुसपैठियों का पूरा कागज बनवाए। ये जो दिल्ली में अंसार पकड़ा गया, ये भी उसी में से एक है। अभी ईडी जांच कर रही है। ये कुछ नहीं करता था, कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं, फिर भी BMW से चलता था। चैन आपने देखा कितनी मोटी मोटी पहनता था, अंगूठियां कितनी मोटी मोटी पहनता था, दिखा रहा था, राइफल भी लेके बैठा हुआ था। कहां से पैसा आया? इन लोगों को खाड़ी देशों से पैसा आता है हवाला के जरिए। और ये एक तरीके से ये ग्रुप लीडर होते हैं। इनकी ड्यूटी होती है कि सरकारी अधिकारियों से, सरकारी बाबुओं से साठगांठ करके वो उनके क्षेत्र में रहने वाले जो 1000-2000 घुसपैठिए हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कराए। ये अंसार रजा अंसार जो है यही करता था, जो पकड़ा गया है दिल्ली में। ऐसे भारत में हजारों अंसार हैं जो उनका काम यही है घुसपैठियों की मदद करना। अभी कल भी अखबार में मैंने पढ़ा कि वहां बंगाल के बॉर्डर पे महिलाएं कह रही हैं कि हमसे पैसा ले लिया, हमको अंदर नहीं कराया। पकड़ी गई हैं कई महिलाएं, और वहां दलाल भी पकड़े गए हैं जो यही काम करते थे, पैसा लेके वहां पे बांग्लादेशियों को अंदर कराते थे। तो मूल विषय फिर से बात करते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि एनआरसी, तो मेरा ये मानना है कि आज अगर हम एनआरसी लागू कर दें तो ये फेल हो जाएगी, सफल नहीं होगी। जैसे असम की एनआरसी फेल हुई थी भ्रष्टाचार के कारण, ऐसे पूरे देश में एनआरसी फेल हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली फिर वही बात आई, एनआरसी करेंगे वो बाबू, उनको फिर से वो कागज पहले वो बनवा ही चुके हैं, जब डोर टू डोर जाएंगे फिर उनको पैसा मिलेगा 2000, 3000, 4000 रुपए, जितना डिपेंड करता है कितना मिलेगा, और उसके बाद फिर वही कहानी हो जाएगी। इसलिए अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना तो एनआरसी फेल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं एनआरसी सफल हो तो सब एनआरसी लागू करने से पहले हमें घूसखोरों के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जब तक घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक संपत्ति को आधार से लिंक करने का कानून नहीं बनेगा, संपत्ति को आधार से लिंक करने का कानून नहीं बनेगा, घुसपैठियों के 100% प्रॉपर्टी, घूसखोरों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून नहीं बनेगा, तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। और जो सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए बना हुआ है वो 100 रुपए से बड़ी नोट है।
पूरी दुनिया में ये बहुत सामान्य सा नियम है, करेंसी जितनी बड़ी होती है भ्रष्टाचार उतना ज्यादा होता है, घूसखोरी उतनी ज्यादा होती है, हवाला उतना ज्यादा होता है, करप्शन उतना ज्यादा होता है। तो ये जो 100 रुपए से बड़ी नोट जब तक बंद नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक कठोर कानून नहीं बने, जैसे चाइना में घूसखोरों को फांसी दी जाती है, अमेरिका में घूसखोरों को 50 साल से 100 साल सजा दी जाती है। हमारे यहाँ तो 2G में, कोयला घोटाले में, कॉमनवेल्थ घोटाले में, अगस्ता घोटाले में किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ, तो सिंपल सा किसी को आधार बनाने, राशन कार्ड बनाने में कैसे होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो घूसखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून बने, उनको आजीवन कारावास देना कानून बने। सबसे पहले ये जो लोग फर्जी आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी बना बना के दे रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कानून बने, इसको देशद्रोह घोषित किया जाए, तब जाके एनआरसी लागू किया जाए, फिर तो एनआरसी सफल होगी। नहीं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे असम में एनआरसी फेल हुई थी, ऐसे पूरे देश में एनआरसी फेल हो जाएगी। और दूसरा, जब भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बना देंगे, संपत्ति को आधार से लिंक कर देंगे, तो ये जो आंदोलनजीवी है ना, ये बहुत सारे आंदोलनजीवी खुद ही छोड़ के भाग जाएंगे, भारत छोड़ के भाग जाएंगे। बहुत सारे सेकुलर नेता भारत छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पता अगर हम यहां रहेंगे, हमारे पास बेनामी प्रॉपर्टी है, आश्रित संपत्ति है, यहां पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, इससे अच्छा चलो यहां भाग चलो। वो भाग जाएंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई कनाडा भाग जाएगा, कोई कहीं सब इन्होंने अपना बाहर जुगाड़ कर रखा है, ये सब भाग जाएंगे। तो भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे तो आंदोलनजीवी भाग जाएंगे, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे तो ये सेकुलर नेता भाग जाएंगे, भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे तो तथाकथित ये जो लेख लिखते हैं बुद्धिजीवी, जो उसमें बहुत सारे अपने आप को पत्रकार, कलमकार और वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, ये भाग जाएंगे। जब ये भाग जाएंगे तो घुसपैठियों के पक्ष में यहां माहौल बनाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बने, उसके बाद एनआरसी लागू किया जाए। नहीं तो गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे असम में एनआरसी फेल हो गई, असम में एनआरसी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक कोई डिपोर्ट नहीं हुआ है, सब वहीं असम में रह रहे हैं। वहां पे पहली बात तो जितने थे उसमें से आधों ने अपना कागज अपने आप वेरीफाई करा लिया, उन्होंने नाम जुड़वा लिया, और जितनों का नाम आया भी वो भी डिटेंशन सेंटर बढ़िया वहीं खा पी रहे हैं, सरकारी पैसे से वो मौज कर रहे हैं। कोई नहीं बांग्लादेश गया, सब वहीं असम में पड़े हुए हैं। तो अगर हमने बिना तैयारी के एनआरसी लागू कर भी दिया तो कुछ फायदा नहीं होगा। पूरे देश में हंगामा जरूर होगा, आगजनी जरूर होगी, चारों तरफ चर्चा जरूर होगी, लेकिन एक्चुअल में कोई घुसपैठिया बाहर नहीं जाएगा, सबके सब यहीं रहेंगे। इसलिए सबसे पहले घुसपैठ नियंत्रण कानून, उसके बाद एनआरसी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपने देख लिया, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और देश हित चैनल हॉकफीड को अभी सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।